नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बुधवार शाम ढाका में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, वो एक मैसेज था, एक चेतावनी और शायद एक टेस्ट भारत की सहन शक्ति का भी। 1971 के बाद पहली बार भारत बांग्लादेश रिश्तों की नींव इतनी बुरी तरह से हिली हुई नजर आती है। भारतीय उच्चायुक्त पर धावा, क्या हुआ ढाका में, ये सब कुछ हम आपको बताने वाला है। ढाका के परिधारा डिप्लोमेटिक जोन को देश का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, लेकिन बुधवार को हजारों की संख्या में इस्लामी कट्टरपंथी पुलिस बैरिकेड को तोड़ते हुए सीधे भारतीय उच्चायोग के गेट तक पहुंच गए। नारे लगाए गए, दिल्ली नहीं ढाका, भारत का दलाल होशियार, इस तरीके के नारे जो हैं वो लगाया जाता है। और शेख हसीना को वापस करो। प्रत्यक्षदर्शियों ने यहां तक दावा किया है कि पुलिस मुख्य दर्शक बनी नजर आई, रोकने की कोई गंभीर कोशिश तो दूर दूर तक नहीं दिखी। सवाल यहीं से उठता है कि क्या ये सब बिना सरकार की जानकारी के हो सकता है। सवाल ये भी बड़ा है कि भारत विरोध आखिर क्यों नजर आता है बांग्लादेश में, जिस देश को भारत ने 1971 में अपने सैनिकों के खून से आजाद कराया, जिस देश के राष्ट्रपिता शेख मुजीब भारत के सबसे करीबी मित्र थे, वहीं आज भारत के खिलाफ नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। भारतीय दूतावास निशाने पर क्यों है। जवाब छिपा है पिछले 6 महीनों की क्रोनोलॉजी पर। 6 महीनों में कैसे ये पूरा का पूरा एक तरीके से खेल खेला जाता है, पूरी क्रोनोलॉजी को हम आपको समझाने वाले हैं। अगस्त 2024 से शुरुआत इसकी करते हैं। तख्तापलट और फिर अराजकता। शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो जाते हैं। शेख मुजीब रहमान की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। इसे भारत की हार बताकर प्रचार किया जाता है। यूनुस सरकार ने इसे हालांकि राजनीतिक प्रतिक्रिया कहकर नजरअंदाज कर दिया। कट्टरपंथियों के हौसले इसी से बढ़ते नजर आए। सितंबर 2024 याद कीजिए, जब आतंकियों की रिहाई होती है। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के आतंकी जसीमुद्दीन रहमानी जेल से बाहर आ जाता है और भारत को खुलेआम धमकी दी जाती है। चिकन नेक काट देने की धमकी दी जाती है। पूर्वोत्तर भारत अलग कर देंगे, यहाँ तक कहा जाता है। ये सीधा भारत की संप्रभुता है उस पर हमले के तौर पर देखा गया था। 8 सितंबर को खुली धमकी पर ये लोग उतर आते हैं। रहमानी का बयान आता है, अगर भारत पंगा लेगा तो 7 पूर्वोत्तर राज्य अलग हो जाएंगे। ये सिर्फ बयान नहीं था, यह आतंकी ऐलान था। अक्टूबर 2024 की बात करें तो दुर्गा पूजा और आर्थिक दबाव जो है, इस दौरान आपने देखा होगा, पूजा के दौरान हिंसा हुई। भारत और बांग्लादेश बिजली समझौतों की समीक्षा, अडानी प्रोजेक्ट पर सवाल, संकेत बहुत साफ था, भारत पर दबाव बनाना। नवंबर 2024 की बात करेंगे, जब इस्कॉन को निशाना बनाया गया। ढाका यूनिवर्सिटी में इस्कॉन को आतंकी घोषित करने की मांग की जाती है। यहाँ पर जिस तरीके से हमला होता है, वहाँ पर पूरी घटना को इस लिहाज से भी देखा गया, लेकिन सरकार की चुप्पी जो है, जो मौन है, वो एक तरीके से समर्थन के तौर पर समझा गया। भारत से आयात घटाने की जब चर्चाएं शुरू हुई, पाकिस्तान से सीधे व्यापार की बात शुरू कर दी जाती है। दिसंबर 2024 में चिकन नेक ब्लॉक करने की बात हुई। रिटायर्ड जनरल और एक्सपर्ट्स खुले मन से ये कहने लगे कि चीन की मदद से चिकन नेक बंद करने की सलाह, ये एक रणनीतिक युद्ध की भाषा के तौर पर जानकारों ने इसे देखा और समझा। दिसंबर 2024 ही था जब चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी होती है। हिंदू नेता पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगा दिया जाता है। भगवा झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से जोड़कर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाती है। हालांकि इस पर भारत ने अपनी आपत्ति जरूर दर्ज करा दी। बांग्लादेश का रिएक्शन आया कि आंतरिक मामला है ये, यहीं से सड़कों पर भीड़ जो है वो उतरने का सिग्नल लोगों को, या इस तरह की मानसिकता के लोगों को हासिल हो गया। 15 दिसंबर 2025 की तारीख थी जब फिर धमकी दी गई और नेशनल सिटीजन्स पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला की बात करें तो भारत को लेकर उनका बयान आता है कि भारत ने अस्थिर किया तो पूर्वोत्तर को काट देंगे। भारत ने बांग्लादेशी उच्चायुक्त को इस बाबत तलब किया और 17 दिसंबर की तारीख जब भारतीय दूतावास की घेराबंदी की जाती है, हजारों प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं और दूतावास पर धावा कर देते हैं। यही था प्लान का आखिरी स्टेप।
पर्दे के पीछे आखिर कौन है ये भी जान लीजिए। तो जमाते इस्लामी प्रतिबंध के बावजूद सत्ता में उसकी पकड़ दिखती है। स्टूडेंट विंग ने भीड़ को जुटाया। 2021 आपको याद होगा, जब मोदी यात्रा के दौरान हिंसा भी इसी संगठन की तरफ से की जाती है। पाकिस्तान का कनेक्शन भी खुलकर दिखा, जिसमें कराची से सीधे कार्गो जहाज, पाक उच्चायुक्त की बढ़ती हुई गतिविधि, जनरल आसिम मुनीर का परोक्ष रूप से समर्थन इस दिशा में इशारा करता है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि 1971 का ये बदले के तौर पर इसे पाकिस्तान ने देखा होगा। और क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, जरा वो भी जान लीजिए। ये भारत विरोधी साजिश है, सिलसिलेवार तरीके से रची गई साजिश है। यूनुस सरकार कमजोर है, सेना और कट्टरपंथियों की कठपुतली बन चुकी है। रणनीतिक जो विश्लेषण करने वाले विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि पहले मूर्तियों को तोड़ना और फिर हिंदू नेता को जेल भेज देना। अब राजनयिकों को डराया जा रहा है। ढाका में जो कुछ हुआ वो संयोग नहीं, अचानक से नहीं हुआ, ये एक टेस्ट रन था, जैसे भारत की प्रतिक्रिया नापने का। अब सवाल ये है कि क्या भारत सिर्फ कूटनीति करेगा या सख्त संदेश देगा? आपकी राय क्या है? क्या भारत को अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी छोड़नी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।